अमीर प्रेग्नेंट जेठानी की मेहंदी। लावण्या ग्रीन कलर के महंगे से लहंगे में बैठी होती है और उसकी मेहंदी की रस्म चल रही होती है। ओ गॉड मम्मी, ये कैसी गरीब मेहंदी वाली को बुलवाया है आपने मेरी शादी में। इसे देखकर तो मुझे लगता ही नहीं है कि इसे मेहंदी लगाना आता भी है। नहीं नहीं बीवी जी, मैं बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। ज्यादा सफाई मत दो और जाओ, जाकर जल्दी से ग्रीन कलर का लहंगा पहन कर आओ। देख नहीं रही यहाँ पर ड्रेस थीम रखी गई है। ये तुम्हारी वजह से मेरी मेहंदी फंक्शन को, फोटोशूट को खराब कर देगा। अमीर घर से होने के कारण लावण्या बहुत ही घमंडी होती है। थोड़ी देर में बेचारी मेहंदी वाली ड्रेस पहन कर आती है और लावण्या उससे हाथों और पैरों पर मेहंदी लगवाती है। थैंक गॉड, तुमने मेरी मेहंदी तो बहुत अच्छी लगाई है। अब देखना ये है कि मेरी मेहंदी और मेरी दोनों देवरानियों की होने वाली मेहंदी में सबसे अच्छी मेहंदी किसकी होती है। हल्दी मेहंदी की रस्म के बाद शादी का दिन आ जाता है और लावण्या की शादी अंजना और सागर के बेटे रोहन से हो जाती है, जो कि लव मैरिज होती है। तो वहीं दिव्या और सिया, जो कि एक बहुत ही गरीब होती हैं, उनकी शादी अंजना के छोटे बेटों से हो जाती है और तीनों ससुराल आ जाती हैं। ओ गॉड मम्मी जी, जल्दी से पहले मेरा गृह प्रवेश करा दीजिए, मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ बहू लावण्या, सबसे पहले तेरा ही गृह प्रवेश होगा क्योंकि तू सिया और दिव्या की जेठानी जो है। अंजना लावण्या का गृह प्रवेश कराने के बाद उसकी दोनों देवरानी का भी गृह प्रवेश कराती है। लावण्या बहू, सिया बहू, दिव्या बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो और अब इस घर की जिम्मेदारियां तुम तीनों को ही साथ मिलकर निभानी है। माँ जी, आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छी बहू बनकर इस घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल सकें। मेरा आशीर्वाद तुम तीनों के साथ है। ओ गॉड, मेरी ये गरीब देवरानियां अच्छी बहू बनने का नाटक तो ऐसे कर रही हैं जैसे बदले में इन्हें आईफा अवार्ड मिलेगा। इसके बाद तीनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी लावण्या लहंगा चेंज करके एक शॉर्ट नाइटी पहन लेती है। अब जाकर जान में जान आई है, वरना तो उस भारी भरकम लहंगे से मेरी जान ही जा रही थी। क्या बात है, मेरी मिसेस तो इस नाइटी में बहुत ही हॉट ही लग रही हैं। माय लविंग हस्बैंड, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, समझे ना। लावण्या रोहन के करीब जाकर उसे ऐसा कह रही होती है, तभी उसकी सास अंजना कमरे में दूध का गिलास लेकर आ जाती है। रोहन। अरे माँ, आप यहाँ? वो मैं बस दूध लेकर आई थी। अंजना जल्दीबाजी में दूध रखकर चली जाती है। लावण्या थोड़ी तो शर्म कर लेती, मम्मी कमरे में आ गई थी और तुम मम्मी को देखकर भी फेविकॉल की तरह मुझसे चिपकी हुई थी। जरा तो शर्म कर लेती मेरी माँ। ओ गॉड रोहन, तुम मेरे पति हो और मैं अपने पति के साथ ही तो रोमांस कर रही थी। अब मम्मी जी कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं है और उन्होंने भी ससुर जी के साथ गुल्लू गुल्लू किया ही होगा। क्या ऐसे क्या घूर रहे हो? लावण्या, ये कैसी बातें कर रही हो? क्यों, तुम तीनों भाई सासू माँ और ससुर जी के रोमांस किए बिना ही डाउनलोड होकर दुनिया में आ गए थे क्या? बस कर, जा मेरी माँ, चुप हो जा। शर्म बेचकर इमली खाई थी क्या? मुझे सोना है अब। ये बोलकर रोहन लाइट बंद कर देता है। अगले दिन सुबह होते ही सिया और दिव्या घर का सारा काम खत्म कर देती हैं, जिसके बाद लावण्या किचन में आती है। जेठानी जी, आप आ गई। आज हम तीनों बहुओं की ससुराल में पहली रसोई है, चलिए खाना बनाते हैं। तुम दोनों देवरानी के होते हुए मैं भला क्यों खाना बनाऊं और देवरानियों के होते जेठानी काम करे, ये अच्छा थोड़े ही लगता है। कामचोर जेठानी बहाना मारकर कमरे में चली जाती है। इसी तरह वक्त गुजर जाता है, जिसके साथ अंजना की तीनों बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं और मैं और दिव्या गर्भवती हैं। अजी, सुना आपने, मैं दादी बनने वाली हूँ और आप दादा बनने वाले हैं। हाँ भाग्यवान, हमारे घर में एक साथ दो खुशखबरी आने वाली हैं। दो नहीं ससुर जी, बल्कि 3 गुड न्यूज है। मम्मी जी, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तुम तीनों यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर अंजना सूखी लाल मिर्च से सिया और दिव्या की नजर उतारती है और लावण्या कहती है, सासू मॉम, ये आप नजर क्यों उतार रही हैं? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के जमाने में आप ये कैसे टोरी टोटके के ट्रिक्स अपना रही हैं? मैं तो अपनी प्रेगनेंसी की पहली पिक अपलोड करने जा रही हूँ। लावण्या अपने स्टार्टिंग बेबी बम की ढेर सारी पिक्स स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पर डाल देती है और ना तो वो अपनी सास की बात सुनती और ना ही अपनी दोनों देवरानी की।
एक एक महीना करके अब उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना लग जाता है और घर में गोद भराई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये सब क्या चल रहा है? बड़ी बहू तू आ गई। ये तुम तीनों की गोद भराई की तैयारियां चल रही हैं। अब कुछ ही दिनों में तुम तीनों का बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। उससे पहले जो रस्म होती है उसे ही गोद भराई कहते हैं। मम्मी जी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप लोग आज भी ये गरीबों वाला 2 कौड़ी का गोद भराई ही करते हैं। सॉरी, मगर मैं इस गोद भराई के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जेठानी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? गोद भराई हर प्रेग्नेंट औरत के लिए ज़रूरी होती है और फिर सासू माँ ने गोद भराई का ये सारा इंतज़ाम खुद अपने हाथों से किया है। ये देखिए, उन्होंने हमारे लिए गोद भराई पर पहनने के लिए साड़ी, ये ज्वेलरी भी मंगाई है। अरे तो तुम दोनों करो ना ये गरीबों वाली गोद भराई। एक्चुअली गलती तुम दोनों की नहीं है, गरीब घर से हो ना, इसीलिए जिंदगी भर गोद भराई ही देखी नहीं होगी तुमने। मगर हम जैसे अमीरों में प्रेगनेंसी का फोटो शूट होता है, मैं वही कराऊंगी। अमीर घमंडी जेठानी अपनी जिद पर अड़ जाती है, जिस कारण उसका सीधा साधा ससुराल गोद भराई में 1.5 लाख रुपए लगाकर पूरी जगह को अच्छे से सजाता है। और जहां एक तरफ उसकी दोनों गरीब देवरानियों की गोद भराई होती है, उन्हें दूसरी तरफ अमीर घमंडी जेठानी के लिए महंगी सी मेहंदी वाली को घर बुलाया जाता है और साथ ही वो फोटो शूट कराने के लिए कई सारे ओपन बेबी बम्प वाले महंगे ड्रेस बनवाती है। अरे ओ मेहंदी वाली, सुनो, मेरी बेबी बम्प पर सुंदर सी मेहंदी लगाना, समझी? मुझे फोटो शूट कराना है। अरे बहू, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे तू प्रेग्नेंट है और अपने पेट पर ये केमिकल वाली मेहंदी लगवा रही है। अरे गोद भराई में सिर्फ हाथ और पैरों पर ही मेहंदी लगती है। मामी जी प्लीज मेरा मूड मत खराब कीजिए, मैं अपनी बेबी बम्प पर मेहंदी लगवाना चाहती हूँ, तो इसमें आप बीच में मत आइए। लावण्य अपनी जबरदस्ती से अपने हाथ पैरों को छोड़कर झूठे शो ऑफ के लिए पेट पर मेहंदी लगवाकर रोहन के साथ फोटो शूट करवाती है, जिससे गोद भराई में आई औरतें लावण्य को लेकर बहुत सी बातें बनाती हैं। राम राम राम, अरे ये अंजना की बड़ी बहू तो बड़ी बेशर्म है। अरे गर्भवती औरत को हाथ और पैरों में मेहंदी लगाते हैं, मगर पेट पर मेहंदी लगाकर ऐसे आधे अधूरे कपड़ों ने मर्दों से फोटो खींचते पहली बार देख रहे हैं। शर्म बेचकर खा गई है। थोड़ी देर में फोटो शूट खत्म हो जाता है, मगर पेट पर मेहंदी लगाने की वजह से लावण्य को बहुत तेज खुजली शुरू हो जाती है और उसके पूरे पेट पर रैशेस भी हो जाते हैं। रोहन, मुझे मेरे स्टमक पर बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है। माँ जल्दी आओ, लावण्य ठीक नहीं है। बहू तुझे क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ ना। मैंने इसे कहा था कि तू अपने पेट पर मेहंदी मत लगा, लेकिन इसने मेरी सुनी नहीं एक भी। चलो। अपनी जेठानी के ऐसे दर्द में देखकर उसकी गर्भवती देवरानी हल्दी चंदन का लेप उसके पेट पर लगाती हैं। जेठानी जी घबराइए मत, हम दोनों आपको कुछ नहीं होने देंगे। ये हल्दी और चंदन का लेप है, इसे लगाने के बाद आपको थोड़ी ही देर में ठंडक मिलेगी। मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा जेठानी जी। अगर मुझे पता होता कि मुझे पेट पर मेहंदी लगवाना इतना भारी पड़ेगा तो मैं ये मेहंदी नहीं लगाती। थोड़ी देर में हल्दी और चंदन का लेप लगने के बाद पेट पर अपना पूरा असर दिखता है, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है और लावण्य का घमंड भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। साथ ही वो जिद करना भी छोड़ देती है और कुछ दिनों बाद तीनों देवरानी जेठानी तंदुरुस्त बच्चों को जन्म देती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ओम गृणी सूर्यादित्योयम, ओम गृणी सूर्यादित्यश्री, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। जय हो सूर्य देवता की। जरा घर के बाहर देख कर आऊं अखबार वाला आया है या नहीं। तुलसी देवी इतना कहकर घर के बाहर मेन गेट पर आती हैं कि उसे अपने घर के सामने छोटी छोटी खाई हुई हड्डियां पड़ी हुई मिलती हैं। शिव 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 शिव, ये सुबह सुबह इनका नाम लेने की जगह ये क्या देखने को मिल गया। जरूर ये सामने वाली पड़ोसन की बहू तारा ने किया है, इसीलिए मुझे मांसाहारी खाने वाले लोग पसंद नहीं है। अभी बताती हूँ। अरे ओ कमला, जरा बाहर निकल। ये क्या किया है तेरी बहू ने? रात को सोने में जी घबराता है क्योंकि तुम उल्टा सीधा बनाते रहते हो, और दिन में सड़क पर ये सब कौन डालता है? ब्राह्मण तुलसी देवी की बात सुनते ही पड़ोसन कमला और उसकी बहू तारा बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ तुलसी तुझे? क्यों सुबह सुबह एफएम रेडियो की तरह चालू हो जाती है? वही तो मॉम जी, इतनी अच्छी नींद में सो रही थी मैं, पर आंटी की कांटों भरी आवाज ने मुझे जगा दिया।
तुम दोनों ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो। नींद तो तुम लोगों ने मेरी उड़ा रखी है। ये हड्डियां खाकर मेरे घर के सामने क्यों डाल दी हैं? क्या तुम्हारे घर में कूड़ादान नहीं है? ओह मॉम जी, लास्ट नाइट मैंने ये खाकर घर के बाहर डस्टबिन में डाल दिया था, लेकिन रात को गली के कुत्तों ने आंटी जी के घर के आगे फेंक दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती? मुझे तो पता था मेरी बहू ऐसा कर ही नहीं सकती, पर मुझे पूरा विश्वास था ये किया धरा तुम्हारी बहू का ही होगा। अरे कम से कम वेजिटेरियन बहू लाती तो तुझे इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। कमला, मेरा धर्म भ्रष्ट मत करवाओ, ये देख भी नहीं पाती मैं। जल्दी से इसे साफ करवा दे, पूजा का वक्त हो रहा है। हाँ हाँ कर रही हूँ मैं। तभी तारा तुलसी देवी के घर के आगे से सफाई कर देती, फिर बड़बड़ाती हुई तुलसी घर में आती है। उसे देखकर उसके दोनों बेटे अमन और पीयूष कहते हैं, क्या हुआ माँ? सुबह आपको किसने गुस्सा दिला दिया? बाहर से आ रही है माँ, जरूर सामने वाली पड़ोसन ही होगी। आज फिर घर के बाहर हड्डी डाल दी होगी। ये और इसकी बहू कर भी क्या सकती है? जिस सोसाइटी में रहते थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना। अपनी हड्डियां खाकर ही डाल देते हैं। मैंने तो सोच लिया है, ऐसी तारा जैसी नॉन वेजिटेरियन बहू तो बिल्कुल नहीं लाऊंगी अपने बेटों के लिए। अच्छे से सर्वगुण संपन्न वेज खाने वाली बहू ही लाऊंगी। हाँ हाँ माँ, लेकिन मैं माँ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा। भारती तो मुझसे शादी करने के लिए कितना कह रही है, और वो नॉन वेजिटेरियन है। एक हफ्ते में एक बार तो टंगड़ी कबाब जरूर खाती है। बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया है। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं। पर शादी तो होकर ही रहेगी। बिना बताई करूंगा, वरना माँ तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। अच्छा माँ, अब आप शांत हो जाइए, चाय पी लीजिए। ये सुनकर तुलसी देवी अपने बेटे के बने हाथ की चाय पीती है। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। पीयूष अपनी गर्लफ्रेंड भारती से शादी करके घर की चौखट पर आ जाता है। ये देखकर तुलसी देवी कहती है, हे भगवान पीयूष, ये तूने क्या किया? तूने अपनी माँ को बिन बताए किसी लड़की से शादी कर ली? क्यों नहीं बताया तूने? एक बार कह देता। माँ, वो दरअसल भारती नॉन वेजिटेरियन है। यह बात मैं आपको बता नहीं सकता था। बताता तो आप शादी नहीं करने देती, इसलिए मैंने डायरेक्ट शादी कर ली। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दीजिए, पर हम दोनों एक दूसरे से काफी समय से प्यार करते हैं। हमें अपना लीजिए। सॉरी माँ जी, मेरी एक ही तो कमी है कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। पर मुझे देखिए, मैं हूँ तो बिल्कुल गोरी चिट्टी ना, और खाना भी अच्छे से बना लेती हूँ। तो ये भूल जाओ कि मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं ये भूल जाऊं कि तू मांसाहारी खाने वाली है। जो मैं नहीं चाहती थी वही हो गया, सत्यानाश हो। लेकिन बेटे की खातिर अब तेरा गृह प्रवेश भी मुझे करना होगा। बेचारी सास दिल पर पत्थर रखकर अपनी मांसाहारी खाने वाली बहू का गृह प्रवेश करती है। अगले दिन सुबह उससे पहले रसोई का खाना बनाने के लिए कहती है, माँ जी ने बोला है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे से बनाना आता है वही बनाओ। क्यों ना मैं चिकन करी ही बना दूं। इस तरह बनाऊंगी कि माँ जी को पता ही नहीं चलेगा, और क्या पता उन्हें पसंद आए तो मुझे अपना ले। ये सोचकर भारती बाजार से चिकन लाकर घर में बनाने लगती है। उसके मसालों की खुशबू इतनी अच्छी होती कि नॉनवेज की बदबू भी तुलसी देवी तक नहीं पहुंचती। फिर सास आकर कहती है, अरे बहू, अभी तक तूने खाना क्यों नहीं बनाया? बस माँ जी, हो ही गया, पूरी गरम गरम सिक रही है। कुछ देर बाद भारती खाना बनाकर अपनी सास को खिलाती, जिसे खाकर वो कहती है, अरे वाह बहू, तूने सच कहा था, तू बहुत अच्छा खाना बनाती। जरा थोड़ा सा और सोयाबीन की चाप देना। माँ जी, ये सोयाबीन की चाप नहीं है, ये तो मैंने चिकन करी बनाया था। भारती, तुम पागल हो क्या? हंस रही हो? सॉरी पीयूष, मुझे लगा एक बार माँ जी को चिकन खिलाऊंगी तो शायद वो भी मेरी तरह खाने लग जाए, इसलिए मैंने बनाया। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तू जानती है ना, मैंने तुझे कल ही कहा था कि मुझे ये सब नहीं पसंद। एक तो तू मेरे घर में ये सब ले आई, ऊपर से तूने मुझे खिला भी दिया। पीयूष, देख तेरी पत्नी ने क्या किया है, नासपीटी कहीं की, धर्म भ्रष्ट कर दिया। ये कहते कहते तुलसी देवी का जी घबराता और वो उल्टी करती है। उसकी हालत देखकर उसके बेटे उसे संभालते और सास भारती को खरी खोटी सुनाने लगती है। घर में सास अब बहू को नॉनवेज खाने नहीं देती है। वहीं गुजरते वक्त के साथ भारती का नॉनवेज खाने का बहुत मन करता, क्योंकि कुछ दिनों से वो तुलसी देवी की वजह से परहेज कर रही थी। एक दिन बाहर से नॉनवेज खाकर आने पर उसकी साड़ी में कुछ हड्डियां अटक कर साथ आ गई थी। ये देखकर तुलसी देवी फिर उस पर चिल्लाती है, सत्यानाश हो तेरा, तो कभी मेरी बात नहीं समझ सकती, सब बर्बाद कर दिया रे। जाकर जल्दी से नहा और इसे बाहर फेंक, मुझे गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। सॉरी माँ जी, पता नहीं ये कैसे आ गया, मैं अभी नहा कर आती हूँ। कमरे में जाते ही भारती की शक्ल देखकर पीयूष कहता है, तुम तो बाहर गई थी ना, क्या हुआ? माँ ने तुम्हें सुना दिया? और क्या, मैं तो इतने दिन परहेज भी कर गई, ना इस घर में ला सकते ना बाहर खाकर आ सकते हैं। माँ जी को हमेशा मुझसे प्रॉब्लम रहती है, अब मुझे हैबिट है तो मैं क्या करूं?
ये कहकर भारती नहाने चली जाती है। फिर पीयूष भारती को समझाता है। वहीं तुलसी देवी अपनी एक बहू नॉनवेज वाली के आने पर छोटे बेटे अमन के लिए पारुल नाम की काली सर्वगुण संपन्न बहू ढूंढ लेती है। कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी करवा देती है। अगले दिन पारुल पहली रसोई में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे वाह छोटी बहू, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये खीर, पकौड़े, रसमलाई, शाही पनीर, मटर दाल मखनी। बड़ी बहू देख, पारुल बहू कितनी अच्छी है। भले ही काली है लेकिन गुण तो इतने अच्छे हैं, खाना भी इतना अच्छा बनाया और सबसे बड़ी बात, तेरी तरह मांस नहीं खाती है। कोई बात नहीं माँ जी, अगर जेठानी जी से ये सब नहीं छोड़ा जा रहा तो कोई हर्ज नहीं। शायद वो ये सब बचपन से ही खाती है, कुछ आदतें बदलना मुश्किल होती हैं। माँ जी आपको उन्हें अपना लेना चाहिए। पारुल तुम सच में बहुत अच्छी हो। माँ जी ने तो तुम्हें काला होने पर भी अपनाया है। आज मेरे गोरेपन का भी जो घमंड था ना, वो टूट गया है। और तुम इतनी अच्छी हो, एक दिन में ही मेरा सपोर्ट कर दिया। मुझे भी अब पछतावा हो रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि अब से ना खाऊं। कोई बात नहीं बहू, मुझे भी माफ कर दे। मैं तुझ पर कब तक अपना दबाव डालती रहूंगी। तेरा मन है नॉनवेज खाने का तो तू बाहर खाकर आ सकती है। ये हुई ना बात, अंत भला तो सब भला। इसके बाद तुलसी देवी अपनी बड़ी बहू को भी अपना लेती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।